प्रोग्राम ऑन द फ्रंट और दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से स्टोरी भी ब्रेक कर रहा हूँ और डॉक्यूमेंट भी ब्रेक कर रहा हूँ। पहली दफ़ा मंजर-ए-आम पर आपके सामने डॉक्यूमेंट आ रहा है जो शहजाद अकबर ने इमरान खान साहब की हुकूमत के बिहाफ के ऊपर जाके NCA के साथ एग्रीमेंट किया। ये वो एग्रीमेंट है जो हुकूमत पाकिस्तान ने भी प्रोवाइड नहीं किया हमें, और ये एग्रीमेंट अब तक खुफिया था। ये वही एग्रीमेंट है जिसकी बुनियाद पर इसको सील कर कर कैबिनेट से अप्रूवल लिया गया। ये पहली दफ़ा किसी भी प्रोग्राम में इसको ब्रेक कर रहे हैं, हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट को जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर है, ये 8 पेजेस का एग्रीमेंट है जो हमें हासिल हुआ है, मौसूल हुआ है। और इस एग्रीमेंट के तहत हुकूमत पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब की हुकूमत जो है, ये एग्रीमेंट दिखाएं था सामने, ये हुकूमत पाकिस्तान ने जो है हर लिहाज से इस एग्रीमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए कस्में और वादे और पता नहीं क्या कुछ उठाया। मैं आपको इसके क्लॉज कुछ पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको इससे अंदाज़ा होगा। इसके अंदर ये लिखा हुआ है, इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के तहत जो है वो, अगर इसका क्लॉज 2.1.1 पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बल्कि 2.1 है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंडरटेक्स टू द NCA एंड द रिस्पॉन्सर्स दैट इट शैल कीप कॉन्फिडेंशियल द टर्म्स ऑफ दिस डीड, द टर्म्स ऑफ द फ्रेमवर्क agreement and any information relating to the accounts and the property. 2.1.2 not disclose any of the information referred to in the clause 2.1.1 whether in whole or in the part to any third party except as expressly permitted by this clause 2. यानी अगर कोर्ट मांगेगा तो बताया जाएगा, अदरवाइज ये नहीं बताएंगे। Not make any use of any information referred to in clause this and this. पूरी तरह इस माहदे को खुफिया रखने की पासदारी का अहद दिया इमरान खान साहब ने NCA को। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, ये वो अकाउंट है जो हुकूमत पाकिस्तान ने एक्चुअली अपना अकाउंट देना था, लेकिन उन्होंने बिजनेस टाइकून का वो अकाउंट दिया जो कि सुप्रीम कोर्ट का लायबिलिटी अकाउंट था। डेजिग्नेटेड अकाउंट जो लिखा हुआ इस अकाउंट इस दस्तावेज के अंदर, के वो डेजिग्नेटेड अकाउंट जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये पैसा जाना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने खुद तस्लीम कर लिया कि ये डेजिग्नेटेड अकाउंट है। वो डेजिग्नेटेड अकाउंट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का भी नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं था, वो ऑब्वियसली उन बिजनेस टाकून का था जिनका वो लायबिलिटी अकाउंट था। अगर हम उसको पढ़ें इंटरप्रिटेशंस के सेक्शन में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हमें मौसूल हुआ है आज, उसमें लिखा हुआ है कि डेजिग्नेटेड अकाउंट मींस द बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ द रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेंटेन्ड विद नेशनल बैंक बेरिंग अकाउंट नंबर PK20NBPA 047004151 51238163 एंड स्विफ्ट कोड NBP नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान APKKA02। ये वो अकाउंट है जो हुकूमत पाकिस्तान का अकाउंट नहीं है। ये वो अकाउंट है जो हुकूमत पाकिस्तान का होना चाहिए था। NCA को बाद नज़र में ब्लफ किया है इमरान खान साहब की हुकूमत ने इस डॉक्यूमेंट के तहत। और ये अकाउंट जो है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। ये अकाउंट एक्चुअली जो है ये बिजनेस टाइकून का है जो कि लायबिलिटी अकाउंट था। ये है वो डॉक्यूमेंट जो हमने आज इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ब्रेक किया है। मैं इससे पहले अपने आज के मेन पैनलिस्ट से बात करूं, क्योंकि अभी भी बहुत से अहम सवालात हैं जो ज़रूरी है जिनका जवाब देना, उसके बगैर 14 साल की सज़ा जस्टिफाई नहीं हो सकती इमरान खान साहब पे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, अहमद अवैस साहब, कमर ज़मान कायरा साहब प्रोग्राम में अभी आएंगे, हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले इंग्लिस्तान से 2 बैरिस्टर हमने उनको जहमत दी है इधर, बैरिस्टर फसी शाह और बैरिस्टर राशिद। आप दोनों माहिर कानून है बरतानिया के, इनसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फसी शाह साहब, आप इसमें एक प्रेस रिलीज है जो आपको हमने भेजी और ये खुफिया डॉक्यूमेंट भी भेजा, थोड़ा भी ये बताइएगा कि एक तरफ इस प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि वो जो बिजनेस टाइकून है उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई क्राइम साबित नहीं हुआ, दूसरी तरफ नेशनल क्राइम एजेंसी को वो बिजनेस टाइकून 190 मिलियन पाउंड दे भी रहे हैं। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में दे रहे हैं, इंग्लैंड में ये आउट ऑफ कोर्ट डील क्या मायने रखती है, ये पैसा किस कॉन्टेक्स्ट में, अगर ये क्राइम ऑफेंस नहीं हुआ, अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है तो बिजनेस टाइकून से NCA वाले ले क्यों रहे हैं, और NCA वाले फिर कोई मनी ट्रैवल एजेंसी तो है नहीं कि वो बिजनेस टाइकून के बिहाफ पे पैसे भेजते फिरेंगे। ये अगर पैसा क्राइम प्रोसीडिंग करनी है तो उसको इंग्लैंड में रहना चाहिए था, ये पाकिस्तान में क्यों आ रहा है और NCA के थ्रू क्यों आ रहा है, थोड़ा बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अब एक चीज बहुत जरूरी है समझनी, जो मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं यूके में, और वो 2 किस्म के होते हैं इन्फोर्समेंट के लिए। एक क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग है और एक सिविल मनी लॉन्ड्रिंग है। अब मनी लॉन्ड्रिंग ये जो इशू है कि जब कोई पैसा किसी के पास पाया जाए या एसेट जो दे हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय क्रिमिनल प्रोसीड्स या उनको क्राइम के लिए यूज किया जाना हो, तो यहाँ की अथॉरिटीज वो एसेट वो पैसा कन्फिस्केट कर सकती हैं। इससे जब तक ये प्रूव न हो जाए कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, इट रिमेन सिविल, और उसके लिए जो NCA है, ये यहाँ की अथॉरिटीज हैं, वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट से
कि ये पैसा हम सीज कर रहे हैं, मैक्सिमम 2 साल तक सीज कर सकते हैं और हर 6 महीने बाद उनको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। अब ये जो पैसा है ये उन्होंने लिखा भी है उसमें, मैंने कहीं देखा है कि ये सिविल मैटर है, इट इज अ सिविल मैटर, इट वाज नॉट क्राइम। तो उन्होंने इसको क्रिमिनल के तौर पे नहीं लिया, इसकी कन्फिस्केशन हुई, पैसे का शक था, गलत तरीके से आया, गलत मकसद के लिए यूज होना है। तो जब ये उन्होंने कॉन्फिस्केट किया तो उसके बाद दोनों पार्टीज की तरफ से निगोशिएशंस हुई। यहाँ पे जो ये मनी लॉन्ड्रिंग के किस्म के केसेस हैं, दिस इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू लिटिगेट, इनको आगे चलाना। तो जो एग्रीमेंट हुआ है मुमकिन है ये एग्रीमेंट इस बेस पे किया कि आप मेरे पैसे हैं, पाकिस्तान से आए, वहां मैं टैक्स देता हूँ, मेरे एसेट्स हैं, ये मेरे पैसे आप वापस पाकिस्तान भेज दें। अब ये मैं नहीं कह सकता कि ये उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत ने पैसे रीडायरेक्ट कराए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, या इनका कोई आपस में एग्रीमेंट था जिसके तहत ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट। लेकिन आपके ख्याल में एनसीए को अंडरस्टैंडिंग यही दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला भेज दें, बिजनेस टाइकून ने कहा होगा वहां भेज दें और वो फैसला करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट, ये आप कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है कि उस वक्त ये क्योंकि उन्होंने ये प्रेफर किया हो कि रादर देन यहाँ पे ये चलता रहे और ये हो, तो बेहतर है हम इनके मुल्क में भेज दें, वहाँ की आला अदालत सुप्रीम कोर्ट है वो इस पैसे को। और आपके ख्याल में एनसीए के अंडरस्टैंडिंग के तहत फिर ये पैसा जो है सुप्रीम कोर्ट के पास आना चाहिए था, ना कि सुप्रीम कोर्ट के किसी प्राइवेट लायबिलिटी अकाउंट में, राइट? ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो अपना प्राइवेट अकाउंट दे, अपना दे। ये तो चीफ जस्टिस उस वक्त का जो था, जब उनको बताया गया होगा। नहीं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने अकाउंट तो नहीं दिया ना, ये तो अब जो एग्रीमेंट हमारे सामने है डेजिग्नेटेड अकाउंट जो है वो तो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने एंडोर्स किया ना, वही अकाउंट जो लायबिलिटी अकाउंट है। एग्जैक्टली, अब हुकूमत पाकिस्तान ने एंडोर्स किया सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल, उसकी अप्रूवल के बगैर तो कोई सेपरेट डेजिग्नेट नहीं सर। लेकिन यहाँ पे कैबिनेट का अप्रूवल हुआ है, आप मेरे साथ ही रहिएगा। आप सही फरमा रहे हैं कि आपने कहा कि जी वो क्राइम तो साबित नहीं हुआ, ना बिजनेस टाइकून पे साबित हुआ, और उन्होंने कहा कि जी मामला जो है बजाय इसके आगे जाए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेज देते हैं, अगर पैसा तो आया वहीं से है, और एनसीए मान गए। अब बात ये थी कि वो अकाउंट कौन सा होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी बताना था, जो टैली करे उस बिजनेस टाइकून के अकाउंट के साथ। ऐसा ही है फसी साहब? एब्सोल्युटली, ठीक है। मेरे साथ दूसरे भी मौजूद है, फसी साहब भी मेरे साथ रहेंगे। बैरिस्टर राशिद सर, आपकी क्या आपने भी देखा, आपको मैंने डॉक्यूमेंट भेजा है और आपको मैंने प्रेस रिलीज भी भेजी, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये हुआ क्या है सारा मामला? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी थी उसके हम ब्रीच हमने की है पाकिस्तान हुकूमत ने, जो आगे फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये 190 मिलियन की पेमेंट थी जो आनी थी, उसमें से अभी 50 मिलियन की पेमेंट बाकी थी, जो इस ब्रीच की वजह से मैं ये समझता हूँ कि रुक सकती है, वो पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। अब आगे चलते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों आया। इसमें बेसिकली अगर आप क्रिमिनल फाइनेंस एक्ट को देखें तो उसमें जो भी पैसे आ रहे हैं उसके अंडर जो भी रिकवरीज हो रही हैं वो इंग्लैंड का क्रिमिनल फाइनेंस एक्ट 2017 की बात कर रहे हैं आप? जी जी, क्रिमिनल फाइनेंस एक्ट 2017 में आया था। जब वो आया तो उसके बाद 2019 में ये सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशंस थी जो उस एक्ट के तहत कंडक्ट की गई। एनसीए ने उस एक्ट के तहत कंडक्ट की और उस पैसे को कन्फिस्केट किया। तो ये सबसे बड़ी अमाउंट थी, ये सबसे बड़ी न्यूज़ थी उस वक्त की। उस पैसे को जब कन्फिस्केट किया तो उस वक्त यूके की हुकूमत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था यूनाइटेड नेशन से, बाकी आलमी इदारों की तरफ से, कि यहाँ पे लूटी हुई दौलत आती है लेकिन मुल्कों को, गरीब मुल्कों को वापस नहीं की जाती। उसमें नाइजीरिया की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि अबाचा फैमिली ने बहुत बड़ी करप्शन की थी, उनका पैसा वापस नहीं जा रहा था, जो फिर केस करके उन्होंने लिया था। तो उसके बाद यहाँ की हुकूमत ने पॉलिसी बनाई थी कि जो पेमेंट जहां से आ रही है उनको वापस की जाएगी, उसी मुल्क में वापस उसी सिलसिले जी उसी मुल्क को वापस जाएगी, उस गवर्नमेंट को वापस जाएगी, वो हुकूमत जो अकाउंट देगी उसको वापस जाएगी। अब उसमें जिस तरह नाइजीरिया को वापस गई या उज्बेकिस्तान को वापस गई या 2-3 और मुल्कों को वापस गई हैं पेमेंट्स यहाँ से पिछले 3-4-5 साल का अगर हम अरसा देखें, एक मुल्क को 23 मिलियन गई, एक को तकरीबन 100 और 213 मिलियन जानी थी, उसमें से कुछ चली गई, बाकी अभी जा रही है। तो इस तरह इस केस में सर आप बताइए कि एनसीए की को अंडरस्टैंडिंग हुकूमत पाकिस्तान ने क्या यही दी थी कि ये उनके लायबिलिटी अकाउंट में जमा करा जाएगा या हुकूमत के पास आएगा? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, जब आप हुकूमत के साथ राब्ता
करता है एनसीए, तो हुकूमत जो अकाउंट देती है उसमें एनसीए ट्रांसफर कर देता है। तो उस वक्त की जो कैबिनेट थी, जो हुकूमत थी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक जो कैबिनेट और हुकूमत ने जो अकाउंट दिया होगा उसमें पेमेंट ट्रांसफर कर दी गई होगी। उसमें हुकूमत कोई किसी का भी अकाउंट दे दे, किसी भी ऑफिशियल अकाउंट जो हुकूमत का अकाउंट होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, तो उसमें वो पेमेंट जा सकती है। वो हुकूमत का दायरा इख्तियार होता है कि वो पेमेंट कहाँ पे मंगवाना चाहती है। उसमें मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा होगा या किसी और ने कहा होगा, वहां उस वक्त की कैबिनेट ने ये मंजूर किया होगा कि ये इस अकाउंट में भेज दें। और मेरा ख्याल है कि एनसीए को इस पर कोई एतराज भी नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त की हुकूमत ने जो अकाउंट दिया उसमें पेमेंट ट्रांसफर कर दी गई। अब आगे अगर क्रिमिनल प्रोसीड्स हैं या नहीं हैं, इसमें जिस तरह मैंने पहले अगर बताया अब ये केस चैलेंज हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो क्या अब हुकूमत जो है एनसीए से राब्ता कर सकती है? जो जज साहब ने एहतसाब अदालत के नहीं किया, उनको पार्टी नहीं बनाया, और क्या एनसीए से वो पूछ सकती है कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी, ये पैसा किस मद में आपने लिया बिजनेस टाइकून से, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जब जाना था तो क्यों जाना था? मैं आपको बता देता हूँ, उसमें जैसा मैंने पहले बताया, क्रिमिनल फाइनेंस एक्ट में ये इख्तियार दिया गया है एनसीए को कि अगर कोई इस किस्म का केस हो जिसमें सिविल सेटलमेंट हो सकती हो तो वो कर दी जाए। उसमें सिविल सेटलमेंट की वजह ये है कि जब केस आगे चलता है, पहले हाई कोर्ट में ये केस जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है, उस पर दौरानिया बहुत ज्यादा लगता है, उस पर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा लगते हैं। उसके बाद अगर नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं अब पाकिस्तान का हायर कोर्ट एनसीए को पार्टी बना सकता है और पूछ सकता है कि जनाब ये पैसे जो है आपने किस मद में इकट्ठे किए थे बिजनेस टाइकून से, क्योंकि ये सवाल तो रह गया। मेरा नहीं ख्याल मेरा नहीं ख्याल कि वो पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट्स के दरमियान एक मुआहदा था। एनसीए ने पहले ब्रीफ किया होगा कि किस सिलसिले में पैसे आ रहे हैं, उस वक्त की कैबिनेट को किया होगा। अगर पूछना चाहिए तो उस वक्त की कैबिनेट को पूछना चाहिए। अगर पूछना चाहिए तो वो जो लोग इसको डील कर रहे थे, जो सिग्नेटरी हैं, उनको पूछना चाहिए। आपको यहाँ पे कोई फॉल्स हेयरिंग नजर आती है? यहाँ पे आपको हुकूमत की तरफ से कोई फैसिलिटेशन नजर आती है कि पैसा गलत चला गया? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो कैबिनेट का फैसला था। कैबिनेट ने जिस अकाउंट में चाहा उस अकाउंट में मंगवा लिया, और वो अकाउंट हमारे मकसद के लिए यूज किया गया, आगे जिस मकसद के लिए यूज किया बहुत गया। शुक्रिया बैसम राशिद साहब, हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब, अहमद अवैस साहब। मुसद्दिक मलिक साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। सर, ये एग्रीमेंट जो आपने मीडिया को दिखाना था आप नहीं दे सके, मैं रो रो के पिट के मर गया, लेकिन क्योंकि मैंने तो पहुंचना है एंड तक, तो मैंने तो निकलवा लिया जहां से भी निकलवाना था। ये एग्रीमेंट ये तो बता रहा है सारो सबको मिल गया है जी। अब सबको तो मिल गया, लेकिन आपको पहले दे देना चाहिए था। अब मुझे सर ये बता दीजिए सर कि ये आपको लगता है कि जज साहब ने एनसीए को या गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया को तो पूछा ही नहीं है कि वो जो असल एग्रीमेंट है जो हुआ है बिजनेस टाइकून और उनके दरमियान, उसके अंदर ये पैसा किस मद में इकट्ठा किया गया है? और आपको लगता है कि अब जब इस ग्राउंड को चैलेंज किया जाएगा तो फिर आप गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया के पास जाएंगे, क्या करेंगे अब? देखिए, बात बड़ी सीधी है और आपके दोनों बैरिस्टर्स ने आपको बात बड़ी वजाहत से बता दी है। एनसीए पैसा उस वक्त फ्रीज करता है या बस्ट करता है जब उसको ये अनअकाउंटेड फॉर वेल्थ हो। अनअकाउंटेड फॉर वेल्थ का मतलब ये है कि काला धन हो जिसे आप एक्सप्लेन ना कर सकें, तो वो उसको फ्रीज कर लेते हैं। फ्रीज करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग करते रहें, और जिस तरह यहाँ पे नैब की सेटलमेंट हो सकती थी, दूसरा रास्ता ये होता है कि आप किसी टर्म्स के तहत उसको सेटल कर लें। यहाँ पर जिस चीज़ को सिविल सेटलमेंट डीड कहा जा रहा है, वो ये फैसला था कि एनसीए ने ये फैसला किया मिल के उस पार्टी के साथ जिसका पैसा पकड़ा गया था कि आउट ऑफ द कोर्ट एक सेटलमेंट कर लेते हैं जिसके ज़रिए ये पैसा वापस भेजा जाएगा। अब बरतानिया के कानून के मुताबिक, जैसा कि आपको बताया है दोनों बैरिस्टर्स ने, ये पैसा किसी फ़र्द को नहीं जा सकता, क्योंकि ये पैसा किसी मुल्क से आया होता है तो उसी मुल्क के एक अकाउंट में वापस जाता है। अब यहाँ पे मैं एक तस्हीह करना चाहूँगा। तस्हीह ये है कि ये फ़ैसला काबीना का नहीं था, ये फ़ैसला इमरान खान साहब का था। काबीना ने अपना फ़ैसला किया था दिसंबर में, और वो फ़ैसला था कॉन्फिडेंशियलिटी का। और कॉन्फिडेंशियलिटी यानी उसको स्टेट सीक्रेट के तौर पे फ्रीज कर देने का जो फैसला था, ये उस डीड का था जो ना आप पे अयां थी ना किसी और पे अयां थी। जो अहम बात है वो ये है कि ये डीड साइन हुई थी नवंबर में, और ये फैसले के अंदर हाई कोर्ट के लिखा हुआ है। नवंबर में इजाज़त दी गई थी मिर्ज़ा शहजाद अकबर और एक और साहब को कि वो जाके बरतानिया में एनसीए के साथ एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन कर दें। उस ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट में लिखा गया कि क्योंकि ये पैसे
हुकूमत पाकिस्तान को मिलने हैं तो हुकूमत पाकिस्तान नसीम साहब है पीएम सेक्रेटरीट पैसे भेजने हैं। एक सेकंड जी 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 हाँ तो एक सेकंड दीजिएगा। तो वो जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जिसमें शहजाद अकबर के साइन है, एक अकाउंट दिया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उस अकाउंट का टाइटल था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट। अब यह नहीं कहा गया कि असल में तो ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट है ये वो अकाउंट है जिसमें जुर्माना जमा करवाना है, यानी वो पैसे जो सरकार के पास स्टेट बैंक में आने थे या अकाउंट नंबर 1 में आने थे, वो पैसे इजाजत दी इमरान खान ने, काबीना ने नहीं, काबीना ने बाद में इजाजत दी, इमरान खान साहब ने इजाजत दी मिर्जा शहजाद अकबर को और एक और साहब को कि वो जाके हुकूमत के बिहाफ पे वहां पे ये साइन करें 3 वे डीड। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत जब भी कोई कागज साइन करती है तो या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ करती है या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स करती है, मगर खान साहब ने अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपने, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मेरा पॉइंट अभी रह गया, वो मैं आपसे दोबारा पूछता हूं। मुसद्दिक साहब का पॉइंट आ गया, मैं जरा अवैध साहब से एक पॉइंट बात पूछ लूं। जी मैं आखिरी मैं एक बात करूं एक बात आखिरी। सवाल यह पैदा होता है पाकिस्तान का इससे क्या ताल्लुक था और मिर्जा शहजाद अकबर साहब को किसने ऑथराइज किया? इमरान खान का यह कहना है कि क्योंकि पैसा पाकिस्तान के अंदर आना था इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को पार्टी बनना पड़ा। देखें, अगर पैसा हुकूमत अगर पाकिस्तान में आना है तो वो तो किसी भी अकाउंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार, मुझे पूछने देना, अब आप मौका देंगे तो पूछूंगा ना सर, पाकिस्तान को देने की क्या जरूरत? मौका देंगे तो मुसद्दिक भाई पूछूंगा ना। अवैध साहब हमारे सामने अब वो एग्रीमेंट आ चुका है जो शहजाद अकबर साहब ने इमरान खान साहब की हुकूमत के बिहाफ पर किया है एनसीए के साथ। उस एग्रीमेंट के तहत ये तो कहा गया कि आपने पूरी पासदारी करनी है बिजनेस टाइकून के जो एग्रीमेंट हुआ एनसीए के साथ। साथ साथ उन्होंने एक डेजिग्नेटेड अकाउंट भी दिया है जो हमारे सामने अब ओरिजिनल पेपर आ चुका है, जिसके अंदर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब की जिसको तन मन धन की बाजी लगा कर वो पैसा पाकिस्तान के किसी अकाउंट के अंदर लाना चाहिए था, उन्होंने इंडोर्स किया इस डॉक्यूमेंट के तहत कि ये उस लायबिलिटी अकाउंट के अंदर बिजनेस टाइकून के पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए। इतने बड़े फैक्ट्स की मौजूदगी में अब भी आप समझते हैं कि इमरान खान साहब ने करप्ट प्रैक्टिस नहीं की इस सारे प्रोसेस के अंदर? अवैध साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं कामरान साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि फैसला हो चुका, अपील पेंडिंग है, अपील हैज़ टू बी आर्गूड, ये आप कौन सी अदालत लगा के बैठे हुए? यहाँ पे किसको कन्विंस करना है आपने? और ये डॉक्यूमेंट और वो जो आपने बिठा लिए हैं, 2 बैरिस्टर बिठाए यहाँ पर, कौन हैं, उनका क्या हसब नसब है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किस पार्टी से हैं, किसके नुक्ता, हर आदमी का नुक्ता नज़र होता है एक। यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आई। यहाँ पे आप ये डिस्कशन तो टॉक शो में कर सकते हैं कि जी आप पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, इनकी निगोशिएशन कामयाब हुई नहीं हुई, उसके इफेक्ट क्या होंगे, कौम पे क्या होंगे, पाकिस्तान के फ्यूचर के ऊपर, इकॉनमी के ऊपर, वो बातें तो अपनी जगह है। नहीं, मैं इसी का यही जवाब दूंगा, और मैं क्या जवाब दूंगा आपको सर? ये बैठ के कि आप मुसद्दक साहब से बैठ के, ना वो लीगल एक्सपर्ट है और ना यहाँ पे ये काम हमने करना है, ना मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ। ये अदालत में एक मैटर हो चुका है, वहाँ आर्गू होगा, वहाँ जाकर मुसद्दक साहब को भेज देना कि अगर मजीद को बात करनी वहाँ कर ले। यहाँ पे तो किसको कन्विंस कर रहे हैं? यहाँ पे बैठ के 2 साल हमने इमरान खान साहब के साथ मिलकर पनामा में ट्रायल किया नवाज शरीफ का, उस वक्त ये जायज था मीडिया ट्रायल। आज पाकिस्तान में 190 मिलियन पाउंड का मामला है, जो पाकिस्तानियों का मामला है, कोर्ट में ही हुआ। सुने मेरी बात सुने। नहीं, लेकिन हमारे टॉक शोज में तो इमरान खान आके दलाइल देते रहे ना, और हम पनामा ट्रायल हुआ जी। नहीं कोई नहीं दलाल देते। देखें, मीडिया ट्रायल हुआ जब नवाज शरीफ का पनामा केस के अंदर, वो तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो हैं इन ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट में वो ISI ने बाकायदा तौर पे एजेंसीज ने वो प्रोड्यूस की, वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है। आज भी आप उनका फैसले जो हैं पढ़ लें, उनके अंदर जिक्र है उनका। ये तो ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये कहां से आई, आपका इस पे कोई कमेंट नहीं है कि ये डेजिग्नेटेड अकाउंट जो सामने आया, ये सारी डिटेल है, साइन वाला डॉक्यूमेंट, आपका कोई कमेंट नहीं है इस पे? आप कह रहे हैं इस पे बात नहीं कर सकते? ये बात यहाँ पे, दिस इज नॉट द टाइम, और ना इसके ऊपर बहस जो है ये इसके ऊपर, दिस इज नॉट द फोरम के जहाँ पे ये बहस इस टाइम पे हो जबकि अपील पेंडिंग है। ये वैसे भी गलत है, असूलन भी गलत है ये बात। भाई आप कामरान शाहिद साहब आप ना करें ना, आप क्यों करते हैं ऐसे प्रोग्राम? आप रोज कर देते हैं। बात ये है कि बात है, देखिए दूसरी बात नहीं, गलत बात है ना,
मुसद्दक साहब को भी आप गलत जगह पे गलत बात करवा रहे हैं। ये दिस इज नॉट द फोरम टू बी यूज्ड। मुसद्दक साहब से तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन्होंने मुसद्दक साहब से तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि देखिए आपका जो अभी आया है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, आपने चैलेंज किया आपके वकला ने, उन्होंने कहा है कि नेशनल क्राइम एजेंसी जो है उसको माहिदे का उससे तो मतन हासिल नहीं किया हुकूमत ने हासिल किया, ना नैब ने हासिल किया, ना कोर्ट ने कोई क्राइम। अभी एक वकील साहब कह रहे हैं, एक बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि ये नो क्राइम वाज कमिटेड, फिर आप दूसरा ये कुछ और बात कर रहे हैं। ये क्या मकसद आपका? आप किसको कन्विंस कर रहे हैं यहाँ पर? सर मैं तो, हमारा तो काम है लोगों को बताना कि ये एग्रीमेंट सामने आ गई, ये एग्रीमेंट ऐसे हुआ है। इस एग्रीमेंट में इमरान साहब ने लोगों के सामने तो फैसला आ गया ना, अब उसकी अपील पेंडिंग है। देखिए ना, लोगों के सामने तो जो फैसला आ गया, वैसे एक बात है, हो गई, अपील पेंडिंग है, अपील आर्गू होनी है। जब तक पेंडिंग लिटिगेशन हो तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अवैध साहब उसका मीडिया ट्रायल आप इस तरीके से कर दें। लास्ट, मैं अगर इजाजत दें मुझे, मैं एक बात कर सकूं आपसे, लास्ट वीक आप तशरीफ लाए थे, तो लास्ट वीक मैं हुकूमत से ये कह रहा था कि आप ये डॉक्यूमेंट जब तक आप प्रोवाइड नहीं करता कोई भी, इमरान खान को वो 14 साल की सजा ज्यादती है, उस वक्त तो आप मेरे साथ पूरे प्रोग्राम में शदोमत से शामिल थे, उस वक्त आपने नहीं कहा अभी तो उसकी अभी भी कहता हूं कि वो फॉर्म तो अभी भी मैं कहता हूं कि वो लेटर जो है, वो जो जिसको लहराया गया था, वो तो बंद लिफाफा तो खोला ही नहीं गया। सर ये आप दी गई नहीं, वो बंद लिफाफे में क्या लिखा है वो आएगा ना सामने, फिर देखेंगे। वो लेटर तो हमने खोल दिया हुआ है, वो लेटर तो कॉन्फिडेंशियलिटी का है सिर्फ, और ये वो एग्रीमेंट हमारे सामने आएगा जो एनसीए का और इमरान खान साहब की हुकूमत का है। जो भी सवाल ये है कि ये अदालत ने सजा दी है, उसकी अपील पेंडिंग है। जब तक इसके ऊपर कोर्ट की भी बहुत सारी जजमेंट मौजूद हैं कि पेंडिंग इस वक्त सब जुडिस मैटर के ऊपर जो हैं वो मीडिया में कमेंट ना किए जाएं। ठीक है, जो हो जाएगा फैसला आ जाएगा, फाइनल हो जाएगी, फिर आप बैठ के 100 बात करें। कायरा साहब एक चीज आर्गू होनी है, और आर्गू जो है हर घड़ी सवाल होने वाली है, मौजूद है। चले कायरा साहब की राय ले लेते हैं। आपकी बात भी उनको बताया था कायरा साहब, मैंने तो जसारत ये की क्योंकि आप ले लें, आप जिसकी मर्जी लें, आई एम नॉट पार्टी टू इट। ये बात गलत, तरीकेकार गलत है बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे नहीं पता था कि आप इसमें कमेंट ही नहीं करेंगे इस बात में, हम तो आप तो हमेशा करते आए हैं बड़े बड़े धरल्ले से, तो मैं तो बात इसलिए कर रहा हूँ ना कि ये तरीकेकार सब जुडिस इशू के ऊपर कभी भी कमेंट नहीं किए जाते हैं जब तक कि वो मामला जो है खत्म फाइनलाइज ना हो जाए। अभी वहां बहस होना है, ये केस रीओपन होना है सारा। अपील है ना, अपील के अंदर तो रीएप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होती है, कंप्लीट हर चीज खोलेगी दोबारा। तो आप यहाँ पे अपने ये हैं, आप किसी को बुला लें, एक अपनी फेवर का कमेंट दे दें, किसी से दूसरी फेवर का कमेंट ले लें, ठीक है। आप अपना शो तो जरूर चला लें, मत करें ऐसे, लेकिन उसका कोई तरीकेकार होना चाहिए। ये आपने ना पहली दफा इस तरह का स्टैंड लिया, ये भी बड़ा अच्छा स्टैंड है। वैसे मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड डिफेंस कि आप इस पे बात नहीं करना चाहते और आपने कहा सब जुडिस मामला है ये, तो ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी बात। मैं इसलिए करना नहीं चाहता कि और भी कोई ना करे और आप भी ये सारी बातें, ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं, ये ज़ेरे बहस वहां आएंगे, भी दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल। मैं अगर आपकी इजाजत तो अवैध साहब, अगर आपकी इजाजत तो कायरा साहब से बात कर लूं 1 मिनट, अगर आपकी इजाजत हो। कायरा साहब, मैंने उनसे भी मत करें, मैं फिर भी पूछ तो रहा हूं कि ये करनी चाहिए कि कायरा साहब सबसे सीनियर है आप में। मैं तो बता रहा हूं कि तरीकाकार गलत है, आप कीजिए। सर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या आगे रख रहा हूं। कायरा साहब, अवैध साहब कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट आज मीडिया के हाथ लगा है, जिसमें डेजिग्नेटेड अकाउंट लिखा हुआ है, शहजाद अकबर साहब ने और साइन वगैरह किया, जो बिजनेस टाइकून का लायबिलिटी, वो कह रहे हैं इस पर आप बात ना करें, सब जुडिस है ये मामला। तो आपके ख्याल में अब हमें क्या करना चाहिए, इस पर बात नहीं करनी चाहिए? देखिए, जो अहमद अवैध साहब, पहली बात तो यह है कि आज आपने उनको गुस्से करा दिया। अहमद अवैध साहब तो हमारे बड़े भाई हैं और बिल्कुल गुस्से वाले नहीं हैं। आज लेकिन ये बात ये एक प्रिंसिपल के तौर पे अगर तय कर ली जाए कि कोई मामला जो अभी तक जिसकी एविडेंस आ रही हो, या अदालत में हो या नैब में हो या किसी और जगह पे, जब तक उसका फैसला ना हो जाए उसके ऊपर कोई पार्टी भी गुफ्तगू नहीं करेगी, तो ये एक अच्छा फैसला है। हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। अहमद अवैध साहब अपनी जमात से और बाकी अपोजिशन की जमातों से बात कर ले, मैं और मलिक साहब हम हुकूमत की जमातों से बात कर लेते हैं और इस पे इत्तेफाक कर लेते हैं। मीडिया का भले आपके प्रोग्राम ऐसे तैसे हो जाएंगे, लेकिन इस बात को मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में ये रवायत है कि जब कोई मामला चलता है तो अभी इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे होता है तो हम उसकी मीडिया में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सवालों जवाब शुरू होते हैं, और कौम को भी मसालेदार गुफ्तगू पसंद होती है, इसलिए आपने भी अपना काम चलाना है, हमने भी कुछ अपने मुखालफों को रगड़ा लगाना होता है।
तो हर दौर में जिसको जो चीज सूट करती है उसको सपोर्ट कर रहा होता है। एनी हाउ, मैं इन प्रिंसिपल अहमद अवैस साहब की इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन इसकी फिर सबको पासदारी करनी पड़ेगी, कोई ऐसा मुआहदा करना पड़ेगा। जिस वक्त बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर मैं तो कहता हूं के ऊपर, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं आपसे कि जब सब जुडिस इशू हो तो बिल्कुल उसको बर्तानिया पर रिपोर्टेड जजमेंट भी है, जब अदालतों ने भी कहा है, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ये बात की हुई है। जब बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर टोनी, सर अर्थ तो सुन ले, आप सब एक पिच पे आ गए, मैं तो बात कर लूं, एक सेकंड कह रहा साहब। जब बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर के ऊपर लॉर्ड हटर इंक्वायरी बैठी थी इराक वॉर के ऊपर, मैं तो खैर वहां पे उसको पढ़ रहा था और मैं सारी प्रोसीडिंग्स को देख भी रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में हटर इंक्वायरी की, तो बीबीसी से लेकर आगे तक स्काई न्यूज तक पूरे बर्तानिया के चैनल बॉल टू बॉल उस पर कमेंट्री भी होती थी, उसके ऊपर कमेंट्स भी होते थे, इस पे बात भी होती थी कि टोनी ब्लेयर ने कौम के साथ क्या किया क्या नहीं किया। अभी जब ये पैनामा का मामला आया और इनका जो प्राइम मिनिस्टर था उसका डॉक्यूमेंटेशन निकली तो उसके ऊपर पूरे बीबीसी और पूरे अमेरिका और पूरे इंग्लैंड के अंदर बात हुई है। तो ये तो एक नया प्रेसिडेंट अगर आप सेट कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए तो और बात है। इंक्वायरी में मेरी बात सुने, ये इसके ऊपर तो मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, ये इसके ऊपर तो अदालत के फैसले हैं सर, बाकायदा तौर के ऊपर फैसले मौजूद हैं। जी कायरा साहब अहमद साहब, गुजारिश ये है कि अगर तो पार्लिमानी प्रोसीडिंग्स हो और ओपन मीडिया हो, जो कि बर्तानिया में था, तो बिल्कुल आपका हक है, उस पर कमेंट कीजिए। पार्लियामान की तो हर चीज पर कमेंट होता है। अदालतों के अंदर चलने वाले जो मुकदमात होते हैं उसकी सूरत हाल जरा मुख्तलिफ होती है। मैं तो अहमद अवैस साहब को कह रहा हूँ कि ये एक रवायत है, जैसे कोई लफ्ज गलत बोलना शुरू हो जाए तो उसको गलतुलाम कह लेते हैं, लेकिन वो आपकी डिक्शनरी का हिस्सा बन जाता है। हमारे मुल्क के अंदर ये गैर असूली ही सही, लेकिन ये काम चल पड़ा है। और अब अदालत का काम थोड़ा होता है, मीडिया में उससे बड़ी अदालत लगी होती है, और मीडिया के अंदर किसी बंदे की फेम डैमेज करना, किसी को बेगुनाह डिक्लेयर कर देना आवाम की नजरों में, ये दोनों काम हो सकते हैं, ये होते भी हैं, लेकिन अब ये हो रहा है तो उसको रोकना कैसे मुमकिन है? अब एक मैं ब्रेक लूंगा। नहीं, आज की हद तक तो अवैस साहब जो है वो, अगर देखे बात ये है कि अवैस साहब जरा मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ब्रेक के बाद आप सदिक साहब बोलेंगे, अवैस साहब बोलेंगे, कायरा साहब बोलेंगे। इस मुल्क के अंदर करप्शन के ऊपर जाली मुकदमात बना के प्राइम मिनिस्टर्स को फारिग किया गया, इसलिए पाकिस्तान का मीडिया हैज अ राइट कि इस पे बात करे और दूध का दूध पानी का पानी करे। अभी लास्ट वीक तक मैं ये अपील बुलंद कर रहा था कि कहीं इमरान खान के साथ ज्यादती तो नहीं होगी सजा, और ये उस वक्त अवैस साहब बिल्कुल कुछ नहीं बोले, और उस वक्त मैं हुकूमत की ऐसी तैसी कर रहा था और मैं कह रहा था कि आप बगैर डॉक्यूमेंटेशन के, बगैर एनसीए के एग्रीमेंट लिए आप 14 साल कैद की सजा किस तरह एक शख्स को सुना सकते हैं जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है या ना भी हो। तो बात यह कि पाकिस्तान में जरदारी साहब से लेकर नवाज शरीफ साहब से लेकर अब इमरान खान, करप्शन के नाम पे तो लीडरों को वो कर दिया जाता है, ऐसी कर दी जाती है और वो केस जाली साबित होते हैं, ये लोग बाद में बाइज्जत बरी होते हैं। दिस इज अ पोलिटिसाइज्ड ट्रायल्स दैट टेक प्लेस इन दिस कंट्री। यहां पर अगर बात नहीं होगी तो दुनिया में और कहां बात हो सकती है, इसलिए यहां पे तो बात होनी चाहिए। लेकिन इस पर फिर बात करके देख लेते हैं एक ब्रेक के बाद। जी ब्रेक लेंगे। कल 28 तारीख को हुकूमती कमेटी ने जवाब देना है इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात का। अवैस साहब की रिस्पेक्ट और ऑनर में मैं बात नहीं कर रहा 190 मिलियन पाउंड केस की, क्योंकि वो उससे बुरा माना है, उन्होंने कहा कि जिस पे बात नहीं होनी चाहिए, ये सब जुडिस मामला है, चलें नहीं करते, उनके रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा। मुसद्दिक साहब 28 तारीख को कल मेरे ख्याल से आप इनकी जुडिशल कमीशन समेत सारी बातों को रिजेक्ट कर देंगे, तो उसके बाद मामला किस तरह आगे चलेगा? क्योंकि अवैस साहब ने पिछले हफ्ते हमें शो में बताया था कि इमरान खान ये बाजी जीत गया, इस तरह के उसने जुडिशल कमीशन की ऑफर कर दी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, आपकी हुकूमत भाग गई और कल भाग जाएगी, तो उसके बाद साबित हो जाएगा कि इमरान खान सच्चा है, उसकी दाल में कोई काला नहीं। मुसद्दिक साहब, ये कामरान साहब बड़ी आप अजीब बात करते हैं कि आप रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे, ये इतनी अजीब बात है। यानी एक फैसला आ चुका है, सबजुडिस नहीं है, फैसले के ऊपर और फैसले का तनकीदी जायजा लेना जो है वो हर बंदे का हक है। हम कोई सबजुडिस मैटर नहीं डिस्कस कर रहे, हम अपील नहीं डिस्कस कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं वो फैसला जो हाई कोर्ट की तरफ से आ चुका है। वैसे ही शख्स को जिसको आप मोहब्बत से मीडिया टाइकून, जी वैसे ही जिसको आप मोहब्बत से मीडिया टाइकून कहते हैं, उसका नाम अभी भी मैं लूं तो आप बीप कर देंगे।
इस वजह से वो मीडिया टाइकून जिनका जिक्र हो रहा है उनका तो वैसे आप नाम नहीं ले सकते। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 दफा नाम लूं तो 9 दफा बीप होता हूं। इस वजह से आप ये मत कहें मुझे, ये मत कहें कि ये एहतराम और मोहब्बत और ये और वो। नहीं, ये तो मैंने अवैध साहब को उसमें किया, वरना मैंने तो प्रोग्राम शुरू इसमें किया सर। मैंने किसी और की रिस्पेक्ट में नहीं किया ये। मैं आपको ऑनेस्ट कह रहा हूं, मेरे पे किसी का प्रेशर नहीं मेरे भाई। मैं आपको ये कह, अरे भाई, अरे कामरान साहब, मैं आपको 190 मिलियन पाउंड दे दूं वजीर के तौर पे, अदना वजीर, वजीर आजम नहीं, तो आप मुझे नहीं कहेंगे मैं करप्ट हूं। और अगर मैं आपसे 450 किनाल जमीन भी ले लूं और फिर भी आप मुझे नहीं कहेंगे करप्ट हूं। और मैं अपने किसी मुशीर को बोलूं कि वो मेरे बिहाफ पे जाके साइन कर दे वहां पे जाके। यहां से वजीर आजम का अगर आपस का उनका मामला था तो वजीर आजम किस चीज के तहत उन्होंने अपने मुशीर को कहा कि तुम जाके एग्रीमेंट जो कर ये बात मेरी बात सुने। अच्छा वैसा आपकी बारी आ रही है, वापस नहीं बात सुने सदिक साहब, जरा वक्त की किल्लत है, मेरी बात सुनिए जरा, सुनिए सदिक साहब। नहीं, ये क्या कंक्लूड कर रहे हैं बात आपकी, मैं बताता हूं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, सुने। अभी आप घंटा और आप कौन सा बड़ा केस है, बात सुनना ना मेरी। 6 बजे से लेके रात को 11 बजे तक आप 100 दफा करें प्रोग्राम, बिल्कुल उसी तरह चलाएं। मेरी बात, आपका पॉइंट आ गया। ये पहली मेरी बात सुन लें आप। हम आप जवाब देने की पोजीशन में है इस वक्त जो ये सवाल आप कह रहे हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए ना आप। जी जी अवैध साहब, आप कह रहे हैं कि ये सब जुडिस नहीं है, अपील जो है ये कंटिन्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग है एज पर लॉ। तमाम चीज जो ट्रायल कोर्ट में हुआ वो एक एक चीज खुलेगी वहां पर। नहीं तो आप कह रहे हैं कि सब जुडिस नहीं है, डोमेन में आ चुका है, और किसको कहते हैं? फैसला पब्लिश हो चुका है, सब जुडिस इशू, फैसला सब लोगों के हाथ में पड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं मेरे इस फैसले में आप दोनों लड़ रहे हैं, हो रही है। अब मैं जरा कायरा साहब के पास चला जाऊं। अपील आर्गू हो रही है, मैं तो अपना नजर दिया मैंने। कायरा साहब बात करना चाहते हैं, करें, इजाजत दें मुझे जरा, आप दोनों हजरात। कायरा साहब, हुकूमत ने कहा था कि जुडिशल कमीशन तो अपनी बात की आपको बनाना या ना बनाना हमारे इत्तेहादियों के साथ मुशावरत पे। अब ऐसा एक सेकंड सर, मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूं, आप फिर उस तरफ ले जा रहे हैं। कायरा साहब, ये हुकूमत ने कहा था कि जुडिशल कमीशन या इनकी शराइत पीटीआई की मानना ना मानना हम पीपल्स पार्टी और दूसरों से मुशावरत के बाद वो कल बताएंगे। आपने क्या मशवरा दिया जुडिशल कमीशन के मामले पे हुकूमत को सर? फेयर बात है या अनफेयर बात है? मेरी बात तो मेरी जमात से, ये जो लोग हमारे कमेटी में हैं उनसे नहीं हुई, लेकिन कामरान कौन सा जुडिशल कमीशन, किसका फैसला सुनाना है? 9 मई पे कमीशन तो खत्म हो गया, डायलॉग तो खत्म नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, डायलॉग तो खत्म कर गई ना पीटीआई। जब एक फरीक उस सारे अमल से ही बाहर निकल गया, उसने कहा हम डायलॉग ही नहीं करते, तो फिर कौन सा फैसला, कौन सी चीज सुनानी है? हमने हवाओं को या उन कुर्सियों को या उन दीवारों को सुनाना है? दूसरा फरीक नहीं है तो क्या हमने उनकी खुशामद में जाना है? ऐसे तो नहीं होता ना। और फिर वो ये कंडीशन लगाए कि अच्छा पहले गवर्नमेंट कमीशन का फैसला कर दे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने कमीशन जारी रखना है, डायलॉग जारी रखना है कि नहीं। ये क्या हुआ कि आप शर्त रख के कर रहे हैं? हुकूमत की इतना मतलब हाथ चक्की के नीचे आ गया है कि आप कह रहे हैं कि जी हमारी मर्जी, उसके बाद हम देखेंगे। आप अपने यूनिलेटरली 7 दिन देने के बाद यूनिलेटरली आप विड्रा कर जाते हैं कि मुसद्दक मलिक ने ये कहा है, कमर जमान ने ये कहा है, ख्वाजा असद ने ये कहा है, लिहाजा हमने अज्यूम किया है कि इससे कुछ नहीं निकलेगा। तो आपके 10 लोगों के नाम हम बता देते हैं, फलाने फलान प्रोग्राम में, फलाने प्रोग्राम में ये कहा है। इस तरह व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? और कुछ निकलना ही नहीं से अब। देखिए वे फॉरवर्ड तो सिंपल एक है, एक तो ये है कि पीटीआई अपना फैसला रिव्यू करके डायलॉग में आगे बैठे, बिल्कुल आगे बढ़े। और अगर उनका ये ख्याल हो कि हमने हुकूमत को चित करना है और हुकूमत का ये ख्याल हो कि हमने पीटीआई को चित करना है, तो ये दोनों गलत होंगे। तरीकाकार यही है, अब पीटीआई अपना एजेंडा सामने रखेगी, गवर्नमेंट उस एजेंडे पर रिप्लाई करेगी, फिर डिबेट होगी और अल्टीमेटली अपने अपने पॉइंट्स को थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा। ठीक है सर। और कोई मिडिल वे तलाश करना पड़ेगा। डायलॉग मिडिल वे का होता है, डायलॉग किसी दूसरे की शिकस्त के लिए नहीं होता। ये मुकदमा नहीं है कि एक ने जीतना है एक ने हारना है। कायरा साहब, वैसे अभी तो ब्रेक पे जा रहा हूं लेकिन मजा नहीं आया, आप आए भी लेट। अब आपको पेनल्टी के तौर पे दोबारा आना चाहिए कल या परसों, मैं उस पर बात करता हूँ ब्रेक से आने के बाद आपसे। अवैध साहब, ब्रेक पे जा रहा हूँ, आप खुश हैं मेरी परफॉर्मेंस से? देखिए आपने कहा मैंने मुसद्दिक मलिक साहब की बात को डिसरिगार्ड कर दिया, मैंने 190 मिलियन पाउंड डेजिग्नेटेड अकाउंट में बात ही नहीं की। खुश है ना आप? खुशी खुशी ब्रेक में भेज रहे हैं मुझे।
मैं नहीं, बिल्कुल खुश है। मैं मुसद्दक साहब से भी नाराज नहीं हूं। आपकी खुशी मुझे ज़्यादा अजीज चाहिए था। ना बिजनेस टाइकून की खुशी, ना मुसद्दिक मलिक साहब की अपना हुकूमत की खुशी, ना किसी और की। मैं ब्रेक लूंगा इसी खुशी खुशी में, वापस आते हैं खुशी खुशी में। तो डिटेल डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया शहजाद साहब का, इमरान साहब की हुकूमत को और एनसीए का। उस पर हमने सवाल पूछा था अहमद अवैस साहब से, लेकिन उन्होंने एक अपना डिफेंस लिया। उन्होंने कहा कि जी ये मामला सब जुडिस है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। ये मामला जूं आगे बढ़ेगा, ये खुलेगा तो सही। हमारी तो पूरी ख्वाहिश है कि हमारा एक और प्राइम मिनिस्टर जो है वो करप्शन के इल्ज़ाम में नाअहल या गिरफ्तार या इतनी प्रिजन भुगते। लेकिन परेशानी की बात कोई नहीं है। यहाँ पे जिनको सजाएं होती है करप्शन पे, बाद में चलता है पता वो केस ही फेक है और वो बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं। आपको रिपोर्ट करते रहेंगे इस मामले पे भी, दूसरे मामलों पे भी। कल तक इजाज़त।